सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका नर्सिंग ए टू जेड प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों, हमारी PR यादव की ये सीरीज चल रही है MSN की, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज हम देखेंगे हीमोफीलिया और ल्यूकीमिया। बच्चों, ल्यूकेमिया से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका इस क्लास को लेने के बाद। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा ल्यूकेमिया और हीमोफीलिया। जैसा कि हमने सारे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया पढ़ाए हैं अब तक के। अब ये बस दो और बच रहे हैं, एक दो और टॉपिक है, उसके बाद से हमारा CVS स्टार्ट होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, एंड माय नेम इज पंकज शर्मा। माय ग्रेजुएशन कंप्लीटेड इन SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर एंड नाउ आई एम नर्सिंग ऑफिसर इन KGMU। ठीक है, तो हम आज करेंगे हीमोफीलिया के क्वेश्चन। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी देखेंगे क्या होता है। तो चले हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया, पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज, ठीक है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज या परपोर्ट। ठीक है, जिसको भी आता है इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। देखो बच्चों, हीमोफीलिया के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले शाही खानदान में देखी गई थी। ठीक है, और मैंने आपको जो भी नहीं क्लास हुई थी ब्लीडिंग प्रोफाइल वाली, उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि ब्लीडिंग टाइम क्लोटिंग टाइम पढ़ाया था मैंने आपको। तो मैंने बताया था कि जो हीमोफीलिया है वो ब्लीडिंग टाइम पर निर्भर नहीं करता। जो हीमोफीलिया ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है। ये कौन सा डिसऑर्डर है? क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर। ठीक है बच्चों, क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर कहा जाता है इसको। ये ब्लीडिंग टाइम पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और ये क्या होता है अपना? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, या फिर इसको ही कहा जाएगा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, इसकी जो जीन पाई जाएगी वो एक्स क्रोमोसोम पर होगी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देखो, सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये क्या होगा? हीमोफीलिया। मैंने आपको थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। इनकी थ्योरी भी पढ़ी है जो आपके काम की है, और इनके क्वेश्चन भी करे हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक बात याद रखना, इसमें क्या होता है, फीमेल कभी भी पेशेंट नहीं होगी। जो फीमेल होती है नेवर बी पेशेंट। ठीक है, ये क्या होगी? कैरियर होगी। क्या होगी? कैरियर, हीमोफीलिया में। और मेल होता है जो मेल, वो क्या नहीं होगा? वो कैरियर नहीं होगा, कभी भी कैरियर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फीमेल तो क्या होगी हमेशा? कैरियर, और मेल क्या होगा? कैरियर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन के बारे में। और हीमोफीलिया आगे आगे बताता जाऊंगा कितने टाइप का होता है, कौन सी फैक्टर से किसकी कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए, ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 इज टर्म्ड एज। बताइए, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाए परप्यूरा हीमोफीलिया। ये क्या है? हीमोफीलिया है बच्चों, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ल्यूकेमिया। बताइए बच्चों, कौन सा क्या आंसर रहेगा इसका? हीमोफीलिया में फैक्टर नंबर 8 और 9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो। देखो बच्चों, हीमोफीलिया टाइप देख लेते हैं। एक होता है हीमोफीलिया ए, जिसको क्या कहा जाता है? क्लासिकल हीमोफीलिया।
ठीक है। तो ये कौन से फैक्टर नंबर की, क्लोटिंग फैक्टर की कमी से होता है, डेफिशिएंसी से होता है? तो वो होता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8। 8 जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, इसको अदर नेम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया ए। और यही अपना जो होता है वो मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया इसको कहा जाता है, मोस्ट कॉमन जो जनरली हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से फैक्टर की कमी हो जाती है, 8 फैक्टर की। नेक्स्ट हम बात करें हीमोफीलिया बी की। तो हीमोफीलिया बी किसकी कमी से होता है, बताइए सभी। हीमोफीलिया बी होता है बच्चों फैक्टर नंबर 9। फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट आता है हमारा हीमोफीलिया सी। ये किसकी डेफिशिएंसी से होगा हमारा, हीमोफीलिया सी 11th के। और एक आता है हीमोफीलिया डी, ये बहुत ही रेयर है, सी और डी। तो डी किससे होगा, 12 को हैगमैन फैक्टर होता है उसकी वजह से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कौन से पाथवे में काम आते हैं ये सब। एक ब्लड कोगुलेशन वाली क्लास थी, उसके अंदर पूरा क्लियर बताया था। अपना इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे में 12 एक्टिव होता है, फिर होता है 11, फिर होता है 9, फिर होता है 8, फिर आ जाता है 10 पे। और इधर एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होता है, 7 नंबर क्लोटिंग फैक्टर, और ये 10 पे आके मिलता है। ठीक है, 10 से आगे कॉमन पाथवे चालू हो जाता है। तो देखो अपना ये क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे, ये है इंट्रिंसिक, ये है एक्सटेंसिव। तो इंट्रिंसिक में देखो क्या क्या क्लोटिंग फैक्टर काम में आ रहे हैं, 12, 11, 9, 8 और ये 10 आ गया कॉमन में। अब देखिए मैंने आपको बताया हीमोफीलिया ए में कौन सा होगा, ये हीमोफीलिया ए हो गया। हीमोफीलिया बी में 9, हीमोफीलिया सी में 11 और हीमोफीलिया डी में 12। तो ये सब क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोफीलिया के टाइप हैं ये सब टाइप। ठीक है, तो हमारा ये जो क्लोटिंग की मैकेनिज्म है ये डिस्टर्ब हो जाती है और ये इंक्रीज हो जाती है, क्लोट बनने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जो भी ब्लीडिंग होगी अपने इंटरनल ब्लीडिंग होगी बच्चों, इंटरनल ब्लीडिंग अपने अंदर ऑर्गन है उनमें इंटरनल ब्लीडिंग। जैसे बाहर की ब्लीडिंग हुई तो हमें पता भी लग जाए हाँ भाई बाहर की ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकने भी का भी काम करे। और जब इंटरनल होगी ब्लीडिंग अपन को हमें पता ही नहीं ब्लीडिंग हो कहाँ रही है, तो इसमें इंटरनल ब्लीडिंग में एक बहुत अच्छा साइन होता है। देखो पहले इस क्वेश्चन का देख ले, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा अच्छे से कि तो बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा अपना हीमोफीलिया, पूरा बताया है। देखो इंटरनल ब्लीडिंग में अपना एक क्लासिकल साइन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग में एक होता है हीम आर्थरोसिस। क्या होता है ये हीम आर्थरोसिस, आर्थरोसिस का मतलब क्या होता है, जॉइंट जो होते हैं, हीम यानी ब्लड, यानी ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है इन जॉइंट में। जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है इसमें, इंटरनल ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग कहाँ हो जाएगी, जॉइंट में। ये एक मेन जो साइन होता है वो है क्लासिकल साइन ऑफ हीमोफीलिया का, क्या है, हीमोआर्थराइसिस। जो अपने साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है, इन जॉइंट्स में। तो क्या होगा उसमें हीम भी प्रेजेंट हो जाएगा, हीम यानी ब्लड, ब्लड क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, मूवमेंट जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, लेस मूवमेंट इन जॉइंट होंगे, नहीं होंगे। जब ब्लीडिंग आ जाएगी उनमें ब्लड जमा हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, जो क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी होगी, तो क्या मूवमेंट लेस हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगी वो जॉइंट। तो इसी को क्या है, हीम आर्थरोसिस कहते हैं, ये तो याद रखना। और ऐसे ये कंडीशन बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये सब है। अब इंटरनल ब्लीडिंग में और क्या क्या अपने हो सकते हैं, और देखिए जैसे हमें हो सकते हैं एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस बच्चों नाम सुना होगा आपने, नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, एपिस्टेक्सिस बोलते हैं।
और क्या क्या हो सकता है, हीमोप्टोसिस, हेमोप्टोसिस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मेलेना हो सकता है, अपने स्टूल द्वारा ब्लड आता है उसको बोलते हैं मेलेना। और हीमेटोयूरिया हो सकता है, हीमेटोयूरिया यानी अपने यूरिन में क्या आता है, ब्लड आ सकता है। हमें ब्रुसेस देखने को मिल सकते हैं अपनी बॉडीज में। ये सब क्या है बच्चों, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सब इंटरनल ब्लीडिंग के साइट है। अपने बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या सिम्टम्स अपन को देखने पड़ेंगे। ब्रूसेस में छोटे छोटे जो अपने स्किन के नीचे की जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे क्या है, पिन पॉइंट स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा इंटरनल ब्लीडिंग में, किसमें, हीमोफीलिया के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कमी होती है 12 की, 9, 8, ये सब क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। तो देखो इसमें आपको पता तो लग ही गया होगा, इसमें क्लोटिंग फैक्टर जो क्लोटिंग टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ब्लीडिंग टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये सब चीज़ें। तो जो पेशेंट होगा अपना हीमोफीलिया वाला, उसमें नर्सिंग प्रायोरिटीज़ क्या होगी कि भाई उसको ब्लीडिंग होने से अपन को बचाना है, कि उसमें ब्लीडिंग ना हो। उसको अगर वो टूथ ब्रश इस्तेमाल कर रहा है, टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा है तो वो कैसे सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करे, या फिर उसको थोड़ी देर के लिए वार्म वाटर के अंदर क्या रखे, थोड़ी देर डिप करके रखे, ताकि उसके ब्रशेस जो होते हैं वो मुलायम हो जाए, ताकि किसी प्रकार की चोट नहीं लगे, क्योंकि अपना क्लोटिंग फैक्टर ब्लीडिंग होने की संभावना है, ठीक है। और एक और बच्चों देखते हैं हम इसके अंदर क्या करते हैं, एस्प्रिन नहीं देते हैं, याद रखना एस्प्रिन नहीं देते हैं, क्योंकि एस्पिरिन क्या करती है, खून को पतला करती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकती है, थ्रोम्बस को रोकती है। और अपनी जो ये बीमारी है हीमोफीलिया, इसमें क्या है, हीमोफीलिया में क्या है, क्लोटिंग फैक्टर की वैसे ही कमी है तो थ्रोम्बस वैसे ही नहीं बनेगा, और ये जो एस्पिरिन है वो थ्रोम्बस बनने ही नहीं दे रहा। तो ये तो सोने पे सुहागा काम हो गया, अगर इस एस्पिरिन दे दोगे तो और पेशेंट की हालत ख़राब हो जाएगी। तो अगर पेशेंट को दर्द वगैरह होता है तो उसको अपन एस्पिरिन की जगह पर दूसरी गोली दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन आती है, एसिटामिनोफेन। बच्चे सभी एग्जाम के क्वेश्चन है, जो भी मैं ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन वन लाइनर क्वेश्चन है, इन सब में से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको इस साथ के साथ ये करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आया, एसिटामिनोफेन दे देंगे, अगर एस्पिरिन एस्पिरिन नहीं देंगे, दर्द वगैरह है तो एसिटामिनोफेन देंगे, ठीक है, ये दे सकते हैं अपन, ठीक है। और देखिए बच्चों, अब इसमें क्या होता है, हम मैनेजमेंट में क्रायोप्रेसिपिटेट लगाते हैं अपन, किसको, पेशेंट को, ताकि वो क्लोटिंग फैक्टर रिकवर होए, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर की ही तो कमी है। ये तो क्रायोप्रेसिपिटेट बच्चों फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 13 होता है। इन जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हीमोफीलिया में के मैनेजमेंट में कौन सा अपन ब्लड चढ़ाएंगे, तो ब्लड में बेटा नॉर्मल है, अपन क्या जवाब देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। एक ये भी होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का ही सब टाइप होता है क्रायोप्रेसिपिटेट, इसी को मतलब इसी में से निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल अपन जनरली पूछा जाए तो अपन क्या जवाब देंगे, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन अपन को ऐसे दे दिया जाए कि हीमोफीलिया ए में क्या करेंगे, बी में क्या करेंगे, तो अपन को क्या जवाब देना, मैंने आपको बताया था बी किसकी क्लोटिंग फैक्टर की कमी से होता है, 9। तो इसमें अपन क्रायोप्रेसिपिटेट तो दे नहीं सकते, क्योंकि इसमें फैक्टर नंबर 9 है ही नहीं, ये तो हमारी बीमारी का कोई हल सॉल्यूशन हुआ नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें देंगे हम FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सही बच्चों को, इसमें क्या देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और हीमोफीलिया ए वाले में क्या देंगे, जिसमें 8 फैक्टर की कमी हो जाती है, इसको क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पूरी चीज़ देख ली है, इंटरनल ब्लीडिंग कैसे क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग कौन कौन से साइन आएंगे। देखो हीमोआर्थरेसिस ये क्लासिकल साइन होता है, ये ब्लीडिंग इन जॉइंट होएगा,
जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल कैविटी में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, वहाँ क्या ब्लड का जमा हो जाता है तो लेस मूवमेंट हो जाते हैं जॉइंट के, स्टिफनेस आ जाती है और धीरे धीरे बढ़कर ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले लेती है। ऐसे हमारी नोज ब्लीड हो जाएगी, एपिस्टेक्सिस, हीमोप्टाइसिस, मेलेना, हिमेचूरिया, ब्रूसिस, ये सब देखने को मिलेगा। और हीमोफीलिया में क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है और ब्लीडिंग टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है 1298 इसमें वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं हीमोफीलिया में। तो अपन को जो नर्सिंग प्रायोरिटी देखनी है कि इसमें ब्लीडिंग से होने से बचाना है हमें पेशेंट को, इसलिए टूथ ब्रश जो कराएंगे सॉफ्ट वाले ब्रशेज या फिर वार्म वाटर में थोड़ा डिप करके रखेंगे। इसको एस्प्रिन नहीं देनी है क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन का चांस रहता है। और तो क्या देंगे, एसिटामिनोफेन देंगे इसकी जगह, ठीक है। और कोई भी जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट उनसे भी दूर रखना है, नेल्स छोटे रखने हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेल्स छोटे रखने हैं, क्यों रखेंगे, क्योंकि उससे कट लग सकता है। उसमें अवॉइड कॉन्टेक्ट प्ले रखेंगे, कोई भी प्ले नहीं खेलेगा वो कॉन्टेक्ट प्ले, ठीक है। तो उसको क्या खेलने की जो अपन सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे, एडवाइस कौन सा गेम खेल सकता है, वो स्विमिंग कर सकता है, स्विमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लीडिंग होने कोई चांसेस नहीं है। या रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ एक साथ समराइज कर रहा हूँ बच्चों मैं आपको, आप बस देखते जाइए, सुनते जाइए, ये सब में से क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। और देखो बच्चों, और क्या क्या करेंगे इसमें, अवॉइड आईएम इंजेक्शन करेंगे, आईएम इंजेक्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उनको सारे इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं जो भी हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, क्योंकि इसको ब्लीडिंग की रिस्क रहती है, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, सब समझ में आएगा, ठीक है। और देखो, और इसमें हम सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, उसको रेस्ट तो करवाना ही है, पेशेंट को रेस्ट करना है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी जॉइंट होते हैं, जैसे हमने देखा वो हीमार्थरोसिस हो गया था, तो उसमें जॉइंट में जो है कोल्ड एप्लीकेशन देनी है, कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन और एलिवेटेड, जब कोई चोट लग जाती है तो उसको एलिवेटेड रखते हैं ना उस हाथ को, उस जगह को, ताकि ब्लड बह नहीं, रुक जाए, ठीक है। तो ये सब बच्चों हमने देखा हीमोफीलिया के बारे में, कंप्लीट देख लिया है जो जो इसमें मेन क्वेश्चन बनते थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन पे। हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विथ क्रोमोसोम 11, एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 21 या वाई क्रोमोसोम, बताइए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया एक्स क्रोमोसोम पर इसकी जीन पाई जाती है हीमोफीलिया की, एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच डिजीज ब्लड डज नॉट क्लॉट, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, थैलेसीमिया, लंग कैंसर, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया या डायबिटीज, बताइए बच्चों। ब्लड को क्लॉट होने के लिए क्या चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो किस में नहीं होगा, हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ए पीडियाट्रिक नर्स एजुकेटर प्रोवाइड्स ए टीचिंग सेशन टू नर्सिंग स्टाफ रिगार्डिंग हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया के रिगार्डिंग उसको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डिसऑर्डर वुड द नर्स प्लान टू इंक्लूड इन द डिस्कशन में, शामिल करेगी, कौन सा इंफॉर्मेशन है, देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यान से। हीमोफीलिया इज वाई लिंक्ड हेरिडिटरी डिसऑर्डर, बताइए बच्चों, मैंने आपको बताया, क्या है, कर दूं, रॉन्ग कर दूं इसको, बोलो, ठीक है, इसको रॉन्ग कर दिया। मेल इनहेरिट हीमोफीलिया फ्रॉम देयर फादर्स, फीमेल इनहेरिट हीमोफीलिया फ्रॉम देयर मदर, या हीमोफीलिया ए रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग 7, बताइए बच्चों। अभी मैंने इतना सब बताया, आपके हिसाब से क्या होगा इसका, 7 नहीं बच्चे, ये 8 है, मिसप्रिंट हो गया, 8, ठीक है। तो देखो अपना डी ऑप्शन देखो, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, तो मैंने बताया था 8 की कमी होती है हीमोफीलिया
ए में, याद है सबको? तो अपना आंसर क्या जाएगा? टी। और ये बच्चों मैंने आपको बताया, ट्रेड्स बताए थे अभी कि कौन कौन सी फीमेल क्या नहीं होती स्टार्टिंग में। फीमेल नेवर बी पेशेंट, फीमेल कभी भी क्या नहीं होगी? पेशेंट नहीं होगी। ये क्या होगी? कैरियर होगी हमेशा, ठीक है। कैरियर क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी से, मतलब कैरियर जानते हो ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करेगी, मतलब ये कभी भी बीमार नहीं होगी, पेशेंट नहीं होगी, ठीक है। और मेल क्या नहीं होगा? कैरियर नहीं होगा, ये हमेशा बीमार पड़ेगा, पेशेंट होगा ये मेल, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? डी। हीमोफीलिया इज ट्रांसमिटेड टू द, देखो वही क्वेश्चन आ गया है, पढ़िए ध्यान से, ऑप्शन पढ़िए। मेल बाय द मेल थ्रू ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फीमेल बाय द मेल थ्रू ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल बाय द फीमेल थ्रू ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर अपना डी देखो, मेल बाय द फीमेल थ्रू ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइए क्या आंसर जाएगा इसका? सभी बच्चे, मैंने अभी पूरा समझाया है आपको कैसे क्या होता है। देखिए बच्चों, मेल बाय द फीमेल थ्रू ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यही अपना सही ऑप्शन है। मेल के द्वारा फीमेल क्या होगी? रिसीव करेगी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एक्स एच पे होता है, ये फीमेल हो गई, ये एक्स और ये एक्स वाई। तो इसका जब क्रॉस कराएंगे तो एक्स एच एक्स, ये एक्स और ये एक्स, ये एक्स एच और वाई, ये एक्स वाई, ठीक है बच्चों। अब तो लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने इतना कैरियोटाइप ये बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। हीमोफीलिया बी इज द डेफिशिएंसी ऑफ, देखो बी आ गया है, अभी मैंने आपको सारे हीमोफीलिया बताए थे कौन सी फैक्टर किस में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 11, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 10। बताइए बी में, हीमोफीलिया बी जो होता है उसमें कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है? मैंने आपको बताया था बी कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे, बी ऐसे लिखते हैं ना स्मॉल में। अब इसको उल्टा कर दो, ये क्या हो गया? 9। इससे आपको याद रहेगा हीमोफीलिया बी जो होता है वो 9 की डेफिशिएंसी से होता है, क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हीमोफीलिया ए इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, देखिए वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, या जीपी सेकंड बी या फर्स्ट सेकंड ए। देखो ऑप्शन देखो, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? हीमोफीलिया ए। देखो ए फॉर एप्पल बनाओ, ए फॉर एप्पल, ये देखो। अब मैं इसके अंदर एक और लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, ये क्या बन गया? कैसा दिख रहा है? ये 8 की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तब आप याद रखना, हीमोफीलिया ए जो होता है फैक्टर नंबर 8 की वजह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू हीमोफीलिया में कौन सी ड्रग अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं? मैंने अभी आपको बताया था हीमोफीलिया नॉर्मल सी, आप खुद ही देखो हीमोफीलिया में होता क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी होगी तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लोट नहीं बनेगा, ब्लड नहीं रुकेगा, ठीक है। अब ये सब चीजें को बढ़ावा दे वो दवाई हम नहीं देंगे ना, सिंपल सी बात है। तो इन सब चीज़ों को इंक्रीज करती है, बढ़ावा देती है वो कौन सी दवाई है? अपनी एस्पिरिन। तो हम एस्पिरिन को हीमोफीलिया में नहीं देते हैं। क्या होती है? ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग होती है बच्चों, इनका ध्यान रखना होता है हमको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एस्पिरिन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन या मॉर्फिन सल्फेट, तो आपको पता है हमारा आंसर क्या है? एस्पिरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, एक बच्चा है जिसको क्या है? हीमोफीलिया, तो एक मोस्ट कॉमन फीचर क्या होगा उसका? देखिए ऑप्शन पढ़िए, पेचेस, हीमार्थ्रोसिस,
ब्रूजिंग या क्लबिंग? बताइए। एक बच्चा है चाइल्ड हीमोफीलिया का, उसमें क्या मोस्ट कॉमन फीचर अपन को देखने को मिलेगा? देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया में हीमार्थ्राइसिस होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चा साइनेबल जॉइंट वगैरह में। छोटे बच्चे में क्या देखने को मिलेगी हमको? ब्रूजिंग देखनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिक साइट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विथ हीमोफीलिया से क्लासिकल साइट है। ऑप्शन देखिए, ब्रेन टिश्यू, जीआई ट्रैक्ट, जॉइंट कैविटीज या स्पाइनल कॉर्ड्स? बताइए। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि हीमार्थ्रोसिस कहाँ पाया जाता है? जो हमारी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वहाँ क्या हो जाता है? ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट कौन जो इसमें साइड देखने में, वो जॉइंट कैविटीज को हम देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए नर्सिंग केयर एस्पेक्ट फॉर ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया? ऑप्शन देखना, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से। एडवाइज टू गेट सर्कमसाइज्ड। सर्कमसाइज्ड पता है आपको जो क्या होता है? सर्कमसाइज बच्चों सर्जिकल रिमूवल करते हैं फोर स्किन का। ठीक है, पेनिस पे जो फोर स्किन होती है उसको सर्जिकल रिमूवल को क्या कहा जाता है? सर्कमसाइज। ठीक है, अपना हीमोफीलिया का बच्चा है और सर्कमसाइज कर देंगे क्या? बताओ बच्चों, सोचो जब तक वो ऑप्शन पढ़ते हैं। एडवाइस टू यूज ए सॉफ्ट टूथब्रश, ये भी देंगे। एडवाइस टू कीप फिंगर नेल शॉर्ट, बिल्कुल छोटे छोटे नेल्स होने चाहिए ताकि वो ऐसे अपने हाथ पैर के कट ना लगा ले। छोटे नेल्स होंगे तो वो बचा रहेगा। ठीक है, एडवाइस टू वियर पैडेड क्लोथिंग एंड ए हेलमेट व्हाइल प्लेइंग, बिल्कुल सही। जब वो खेल कूद करे खेले तो वो क्या पहने? हेलमेट पहने। और क्या पहने? ग्लव्स पहने। तो क्या होगा? तो लगेगी चोट नहीं लगेगी उसको, हेलमेट वगैरह इनसे वो बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नोट का क्वेश्चन पूछा है, ये सब चीज़ें सही है, तो क्या ये इसको बिल्कुल नहीं देंगे अपन, क्योंकि ऐसा कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे जिसमें ब्लीडिंग की संभावना हो। ठीक है, ब्लीडिंग नहीं करवानी है हमें, ब्लीडिंग से बचाना है हीमोफीलिया वाले पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पेशेंट विथ हीमोफीलिया इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर इंजरिंग हिज नी, को इंजरी हो गई। ठीक है, द नर्स शुड एंटिसिपेट द नीड टू एडमिनिस्टर। ठीक है, वही पूछा गया है कौन सा अपन इसको जो ब्लड प्रोडक्ट है वो चढ़ाएंगे, इस पे इन्फ्यूज करेंगे। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, आरबीसी फैक्टर नंबर 8 कंसंट्रेट या प्लेटलेट्स? बताइए क्या इसमें दिया जाएगा अपन को? मैंने आपको बताया था इन जनरल वे में हमें पूछा जाए कि हीमोफीलिया में क्या लगाएंगे, क्या ब्लड कंपोनेंट, तो हमने बताया था फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये हम लगाते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी चढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, फैक्टर 8 भी नहीं है, अकेला मिलता नहीं है, ये सब किसमें पाए जाएंगे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में। और प्लेटलेट्स का भी कोई रोल नहीं है। ये सब आप फंडामेंटल क्लास में आप उसका अमाउंट कैसे क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं, ये सब अपन को वहाँ सागर सर द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है, ए नर्स वुड एक्सपेक्ट टू गिव। ठीक है, एल्बुमिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फैक्टर 8 कंसंट्रेट या फैक्टर सेकंड 4 9 10 कॉम्प्लेक्स? ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा अपना, क्या दिया जाएगा? अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ जब भी हीमोफीलिया से रिलेटेड आया फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करे कि कौन सा हीमोफीलिया है तब तक क्या करना अपन को? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी बच्चों को? सभी क्लास लाइक करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन टीचिंग होम मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया? वाला एक बच्चा है, मैनेजमेंट के लिए घर गई है, घर पे क्या इंस्ट्रक्शन देंगे उसको?
देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। टूथ ब्रशेस शुड बी हेल्ड अंडर वार्म वाटर बिफोर यूज, ठीक है। और देखते हैं एस्पिरिन शुड बी यूज फॉर माइल्ड जॉइंट पेन, यह है जॉइंट पेन यानी इन्फ्लामेशन, ठीक है। ब्लीडिंग एक्सट्रीमिटीज शुड बी हेल्ड इन ए डिपेंडेंट पोजीशन टू एनकरेज स्टेटिस एंड क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट। तो जो डिपेंडेंट पोजीशन पर, नेक्स्ट देखते हैं। वॉल टू वॉल कारपेटिंग शुड नॉट बी यूज्ड एनीवेयर इन द होम। देखो जो एक एक ऑप्शन देखते हैं हम। ब्लीडिंग एक्सट्रीमिटी शुड बी हेल्ड ऑन डिपेंडेंट, देखो डिपेंडेंट होता है यानी निर्भर, निर्भर पोजीशन, ठीक है। तो जब चोट लग जाती है तो क्या है, हम हाथ को एलिवेटेड करते हैं, ऊपर उठा के रखते हैं ताकि ब्लड बहना रुके, एलिवेटेड ऊपर उठा के रखते हैं, ऊपर उठाया जाता है, ना कि एक चीज पर रख दिया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये देखिए वॉल टू वॉल कारपेट यानी दीवार से दीवार लगा के दीवार टू दीवार इसमें कारपेटिंग करेगा, नॉट बी यूज्ड एनीवेयर इन द होम। इसका भी कोई जो खास डायरेक्टली रिलेट नहीं करता ये हमारे वो जो डिजीज दिए गए है उसको, ठीक है। ये भी हमारा होंगे। और देखिए बच्चों, ये देखो इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा क्योंकि पीआर यादव में भी ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसका आंसर जो है उसमें उसका आंसर ये वाला दे रखा है। टूथब्रश शुड बी हेल्ड अंडर वार्म वाटर बिफोर यूज, ठीक है। ये सही है, बात सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है वो यही तो होगी, एस्पिरिन शुड बी यूज फॉर माइल्ड जॉइंट पेन और इन्फ्लामेशन। मैंने आपको बताया एस्पिरिन तो बिल्कुल भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एस्पिरिन इसके लिए जहर का काम करेगी, जहर का, तो ये अपन को नहीं देनी है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। ये बच्चों ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, पीआर यादव में इसका गलत दे रखा है। मैंने आपको बताया एस्पिरिन क्यों नहीं देनी चाहिए, अच्छे से क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनने नहीं देती। और अपना हीमोफीलिया में भी क्या हो रहा है, थ्रोम्बस बन नहीं रहा है, तो ये अवॉइड करेंगे, एस्पिरिन अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ गेम फॉर ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, के लिए कौन सा एक सेफ गेम होगा एक उस बच्चे के लिए। देखिए ऑप्शन देखिए, सॉकर, बास्केटबॉल, स्विमिंग या फील्ड हॉकी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पूरा हीमोफीलिया के बारे में, पूरी पूरी थ्योरी समझाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी ऐसा प्ले उसके साथ नहीं खिलवाए, प्ले नहीं खेलेगा वो, ताकि उसमें चोट लगने की संभावना रहे। तो हमारा एक ऑप्शन अच्छा सा बैठता है, या स्विमिंग, स्विमिंग उसको कराई जा सकती है, स्विमिंग में कोई रिस्क नहीं है चोट का, ठीक है। बाकी सब में रिस्क है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने करे हीमोफीलिया के क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने इसकी पूरी संभव थ्योरी कराई है, और थ्योरी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं वहां से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आएंगे ल्यूकेमिया। देखो बच्चों ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया समझते हैं हम आज। तो देखो बच्चों ल्यूकेमिया के बारे में समझते हैं। ल्यूकेमिया होता क्या है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। इतना समझ में आ रहा है सबको, ल्यूकेमिया से रिलेटेड ल्यूकोसाइट होती है, ल्यूकोसाइट क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम पढ़ रहे थे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वहां पे मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। ये बनी आरबीसी, ये बनी प्लेटलेट हमारी, ये बनी डब्ल्यूबीसी। ये सब कहाँ से बनती है बताइए, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मैंने बताई थी, जो कहाँ पाई जाती है, हमारे बोन मेरो में, वहां से ही तो बनती है ये सब चीजें, ठीक है। तो फिर आगे देखिए, तो यहाँ पे दो प्रकार की सेल होती है, मैंने आपको बताया था। एक कौन सी होती है, माइलॉइड सेल और लिम्फोइड सेल, ये मैंने बताया था। ये सब मैं चीजें पढ़ा चुका हूँ आपको, आप प्रीवियस क्लासेस में देखेंगे आपको सब कुछ मिलेगा बहुत ही डिटेल में, ठीक है। जो हमारी माइलॉइड सेल होती है वो क्या क्या बनाती है, आरबीसी बनाती है, प्लेटलेट बनाती है और डब्ल्यूबीसी बनाती है। और डब्ल्यूबीसी में टू टाइप्स की सेल होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट लिख रहा हूँ। एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी होती है,
लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और इसमें कौन कौन सी होती है? बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था लिम्फोब्लास्ट में जो लिम्फोइड सेल होती है ये केवल एक को बनाती है, वो होती है डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट। केवल ये एक को बनाएगी। बाकी ये जो जो जितनी भी दिख रही है ये तो कौन सी सेल बनाएगी? माइलोइड सेल्स। ठीक है, यहीं से आपको सारे ल्यूकेमिया समझ में आएंगे। माइलोइड, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ये सब समझ में आएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया ना? लिम्फोइड से मतलब होगा ये जो हमारे लिम्फोब्लास्ट है इस सेल से। तो ये क्या बनाएगी? केवल ये। और माइलोइड जो सेल्स होगी वो क्या है? आरबीसी बनाएगी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और ये बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट भी बनाएगी। ठीक है, केवल एक लिम्फोसाइट को छोड़कर। ठीक है, ये इतना समझ में आया आप सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे क्या होता है, वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाया आपके लिए, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अब मैंने क्या बताया आपको? ये है हमारा बोन मेरो, बोन है। ठीक है, इसमें क्या होती है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, ये फादर से होती है ना। इसी से क्या बनती है? सारी प्रकार की ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की सेल होती है, माइलोइड और लिम्फोइड। ठीक है, तो माइलोइड क्या किस किस का फॉर्मेशन करेगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, इन सब का। और ये करेगी लिम्फोब्लास्ट का। तो देखो बच्चों, जो ये ल्यूकेमिया है इसमें क्या होता है? जो हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है इनमें क्या हो जाता है? म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन के कारण क्या होता है? ये अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होने लग जाते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, अनकंट्रोल यानी कैंसरस कंडीशन हो जाती है ना दोनों में। माइटोटिक डिवीजन होंगे इसमें लिम्फोब्लास्ट में। तो क्या होगा? ये बहुत तेजी से ग्रो करेगी, अपने आसपास की जो सेल्स होगी उनको भी दबा देगी, उनसे भी ज़्यादा ग्रो करने लग जाएगी। अब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही, ग्रो कर रही, ग्रो कर रही, ग्रो कर रही है। क्या होगा फिर? ये सारी सेल्स किस में स्पिल्ड आउट हो जाएगी? स्पिल्ड आउट इन ब्लड, ब्लड स्ट्रीम। ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो ये क्या सारी जो होता है लिम्फोब्लास्ट, क्या बोला मैंने? ब्लास्ट से। वो ब्लास्ट क्या होता है बच्चों? ये मैच्योर नहीं होता है कभी भी। ये क्या होता है? इमेच्योर टाइप ऑफ सेल है ये। मैच्योर हो जाता तो ब्लास्ट नहीं लगा होता, साइट लगा होता है, जैसे इरिथ्रोसाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ब्लास्ट मतलब इमेच्योर। तो ये ब्लास्ट है, जो ब्लास्ट, ये ब्लास्ट सेल कहाँ आ गई? हमारे ब्लड में आ गई। ठीक है, ब्लड में आ गई। क्या हुआ था? अनकंट्रोल ग्रोथ हुई थी, म्यूटेशन हुआ था, अनकंट्रोल माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ था। उससे क्या हुआ? ये बोन मेरो में बहुत ग्रोथ हो रही थी, तो क्या हुआ? यहाँ से निकल गई, ये कहाँ गई? स्पिल्ड आउट हो गई, बिखर गई, वापस कहाँ गई? ब्लड में आ गई। ब्लड में आ गई तो इसको क्या कहा जाएगा? ल्यूकेमिया। यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारी इमेच्योर सेल, डब्ल्यूबीसी का काउंट बच्चों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। अब आप बोलोगे डब्ल्यूबीसी तो बहुत अच्छी है, ये तो हमारा डिफेंस का काम करती है, डब्ल्यूबीसी बढ़ रही तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बच्चों, डब्ल्यूबीसी बढ़ी है, कौन सी बढ़ी है? मैच्योर नहीं बढ़ी है, इमेच्योर टाइप्स ऑफ सेल्स जो है डब्ल्यूबीसी वो बढ़ी है। वो तो हमारे शरीर के लिए क्या है? नुकसानकारी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत ही इजी वे में समझाया मैंने। जो ये जो सेल्स होती हैं कहाँ होती है? बोन मेरो में होती है। बोन मेरो में क्या हुआ? नॉर्मली अगर नॉर्मल प्रोसेस होता तो ये सब चलता रहता, नॉर्मल माइलोइड से ये सब सेल बनती है, आराम से मैच्योर होती, मैच्योर होके कहाँ आती? अपने ब्लड में आती। पर क्या हुआ? दिक्कत तो ये हो गई ना, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन कैसे भी होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सब जो क्या बोलते हैं, ये जो रिएक्शंस होती है, जो फैक्टर्स होते हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। तो म्यूटेशन हो गया हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में। तो क्या हुआ? इन सब में ये जो जितने ओवर ग्रोथ हो गई, ओवर ग्रोथ होकर ये सारी कहाँ गई? ब्लड में फेंक दी गई, ब्लड में आ गई। तो ये सब क्या होगा? इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। अब देखो ल्यूकेमिया के टाइप भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। अब ये देखो, लिम्फोइड है और कौन सा है? माइलोइड है। अगर अचानक हुआ तो एक्यूट, और ये हुआ क्रोनिक। ये भी 2 टाइप का हो जाएगा, और क्रोनिक, एक्यूट
लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, माइलोइड ल्यूकेमिया और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। ठीक है, आ गया सबको बच्चों को समझ में? बहुत ही सिंपल वे में समझाया है मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे जीवन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी को कैंसर बोलते हैं, ये ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकेमिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको? जिसको भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, तो देखो अपना क्वेश्चन देखते हैं। Which malignant type neoplasm are related to the abnormal uncontrolled multiplication of white blood cells? White blood cells यानी WBC क्या है? WBC ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट ही तो WBC है। ठीक है, ऑप्शन देख लिए, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, सार्कोमा या ये क्या है? लिम्फोमास। बताइए, अभी मैंने बताया क्या होता है? ल्यूकेमिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? ल्यूकेमिया स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, पूरा बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन ओल्डर एडल्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है। देखिए, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया या क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। बताइए, अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए कौन सा होगा। देखो बच्चों, जो ये है एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये किस में पाया जाता है? मोस्ट कॉमन एडल्ट या यंगर, जो यंग होते हैं उनमें पाया जाएगा मोस्ट कॉमनली। कौन सा? एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। और जो हमारा क्वेश्चन है ओल्डर एडल्ट्स, इसमें कौन सा होता है? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, CLL। ठीक है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये किस में पाया जाएगा? ओल्डर एडल्ट्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? चले हम आगे। देखिए, ए डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ए ल्यूकेमिया है ना, इज, देखिए ऑप्शन देखिए, ल्यूकोसाइट काउंट हम चेक कर लें, लिम्फ नोड बायोप्सी, स्पाइनल टैप या बोन मेरो एस्पायरेशन। देखो मैंने अभी आपको क्लियर बताया ल्यूकेमिया कहाँ की दिक्कत है। मैंने आपको बताया कहाँ होता है, हमारी बोन्स में होता है, बोन्स में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है। तो हम क्या कराएंगे इसका डायग्नोस्टिक, डेफिनेटिव डायग्नोसिस करने के लिए? बताओ, बोन मेरो एस्पायरेशन, बिल्कुल सही। देखो, जो स्पाइनल टेस्ट CSF के लिए कहा जाता है, CSF कलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आपको देखो डायग्राम से अच्छे से समझा रहा हूँ। इस अब आपको देखो नॉर्मल चीज़ें पता हुई ल्यूकेमिया के बारे में, तभी तो आप इतना इजीली जवाब दे पा रहे हो सभी चीज़ों का। इसलिए बेटा बेसिक्स क्लियर रखो अपने, हर क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया इज, ठीक है, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, बोन एक्सरे लेंगे, बोन मेरो बायोप्सी या बोन बायोप्सी। ठीक है, बताइए बच्चों क्या जाएगा इसका अपना आंसर? देखो, बोन बायोप्सी नहीं होगी, बोन मेरो बायोप्सी करेंगे। ठीक है, बोन बायोप्सी करके क्या करेंगे? हड्डी लेंगे, बोन मेरो बायोप्सी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ए नर्स शुड एक्सपेक्ट इन ए पेशेंट विथ ऑल आर, ये क्या है? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, पेचेस या एलोपेसिया, एनीमिया या इंसोम्निया, एनीमिया या पेचेस या एलोपेसिया या ब्लीडिंग कम। बता दीजिए बच्चों क्या चीज देखने को मिलेगा? एक्सपेक्ट। देखो बच्चों, इंसोम्निया का ये कंडीशन नहीं होती है। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आना। ठीक है, तो देखो एलोपेशिया देखी जाए तो एलोपेशिया जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट में क्या चलती है? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है एलोपेशिया। क्या होता है इसमें? बाल झड़ जाते हैं पेशेंट के। ठीक है, तो ये अपना ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग।
ठीक है, एलोपेशिया ये ऑप्शन हो। अपने पास बच कौन सा गया, एनीमिया एंड पेचेस। तो ये मैंने पेचेस आपको पता है पिन पॉइंट रेड स्पॉट होते हैं, पिन पॉइंट रेड स्पॉट प्रेजेंट होते हैं स्किन पर, ठीक है। और जब एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होगा तो आरबीसीज भी कम होगी इसके अंदर, क्योंकि ओवर ग्रोथ होगी, ओवर ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। क्या होगा, सेल डिवीजन, ठीक है, जिसके कारण आरबीसीज कम होगी। इसके कारण क्या होगा, एनीमिया हमको पेशेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, while caring a child with leukemia, a nurse should look for all of the following except का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, फैटिग एंड वीकनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग, इंक्रीज वेट गेन या एलोपेशिया। बच्चों ऑप्शन ध्यान से देखना और क्या देखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते आधी जंग जीत जाते हो आप। देखो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या देखने को नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है बच्चों, इंक्रीज वेट गेन थोड़ी हो जाएगा उसका, पेशेंट का वेट थोड़ी बढ़ जाएगा उसका। नोजिया वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी, फैटिग और वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि आरबीसीज क्या है, कम होती जा रही है, ठीक है। एलोपेशिया जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कीमोथेरेपी चलती है तो हेयर जो बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, इंक्रीज वेट गेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 साल का बच्चा न्यूली डायग्नोज विद एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। ड्यूरिंग असेसमेंट कर रहे हैं उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड यू एक्सपेक्ट। ये एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट है, ठीक है। क्या क्या उसमें दिखेगा, यही छोटी छोटी चीज ध्यान रखने की होती है क्वेश्चन में। आप सभी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करें। देखिए ऑप्शन देखिए सभी, फीवर, पैलर, बोन एंड जॉइंट पेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फीवर, रूडी कॉम्प्लेक्शन या पेचेस, एब्डोमिनल पेन, सिस्टाइटिस या स्वेलन जेल जॉइंट, एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स या लो ग्रेड फीवर या नाइट स्वेट। बताइए, आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए, इसके आंसर दीजिए सभी कमेंट बॉक्स में। देखो बच्चों, हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इसको डायग्नोस हुआ है। देखो बच्चों, पहला तो फीवर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी डब्ल्यूबीसी क्या है, इमेच्योर, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हो चुका है कमजोर, तो क्या होगा, फीवर आएगा। बोन एंड जॉइंट पेन होगा, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, जो हमारी बोन है वहाँ पे तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, वहीं तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल्स की, तो बोन एंड जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। और स्किन कैसी दिखेगी, पहला जो आरबीसी टूटेगी, स्किन थोड़ा कलर डल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमको साइन देखने को मिलेंगे, एक्सपेक्ट होगा, ठीक है। और ये सब इसका एब्डोमिनल पेन वगैरह ये डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट उससे डिजीज से रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है ना। एनलार्ज लिम्फ नोड, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट वगैरह ये सब नहीं पाया जाएगा। मैंने आपको बताया फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है अपना, फीवर पाया जाएगा, पेलर, बोन एंड जॉइंट पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए पेशेंट हैज रिसेंटली हैज बीन डायग्नोस्ड विथ ल्यूकेमिया से, ठीक है। Which of following symptoms would a nurse expect to see given this diagnosis, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने, ध्यान से आराम से पढ़ लीजिए। देखिए ऑप्शन देखिए, ब्रूजिंग, फैटिग, बोन पेन। सेकंड देखिए, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड पाल्पिटेशन, ठीक है। पैरेस्थीसिया, फेशियल रेसेस एंड एब्डोमिनल पेन, या डिस्पनिया, मैलेज है, या फिर हाइपोटेंशन। क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपन को ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया से डायग्नोस हो चुका है वो, तो क्या एक्सपेक्ट करेगी नर्स डायग्नोसिस में, बताइए सभी। देखो बच्चों, ल्यूकेमिया में एक ट्रायड पाया जाता है, ट्रायड होता है 3 का, इसमें क्या पाई जाती है, ब्रूजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या पाया जाएगा, फैटिग। ये सब क्यों हो रहे हैं, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। बोन पेन लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इन सब का रेशनल,
बोन पेन, ब्रूजिंग, प्लेटलेट्स कम होती है तो ब्रूजिंग आती है, फैटिक एनीमिया हो रहा है, आरबीसी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ऑक्सीजन कमी आएगी तो फैटिक होगी, थका थका सा महसूस करेगा पेशेंट। और बोन पेन तो होगा ही क्योंकि बोन में क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले आगे। द नर्स केयर्स फॉर ए पेशेंट विथ ल्यूकेमिया। ठीक है, द पेशेंट टेल्स द नर्स दैट ही इज हैविंग एब्डोमिनल पेन हो रहा है उस पेशेंट को। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट द एब्डोमिनल पेन इज ड्यू टू, एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है उस पेशेंट को, ये अपन को देखना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, परसिस्टेंट वोमिटिंग यानी लगातार उसको उल्टियां हो रही है इसकी वजह से हो रहा है, या इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग, या साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, या हिपेटोस्प्लीनोमेगेली। बताइए क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बच्चों, मैंने क्या होता है ल्यूकेमिया में, ल्यूकेमिया में मैंने आपको बताया जो होती है इमेच्योर डब्ल्यूबीसी जो होती है, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी वो कहाँ जाती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। ब्लड स्ट्रीम में आएगी तो ये कहाँ जाएगी, लीवर में भी तो जाएगी, नहीं जाएगी क्या, लीवर में जाएगी, लीवर से फिर बाद में कहाँ जाता है ब्लड, स्प्लीन में। तो स्प्लीन में ये सब जाएगा, वहाँ स्प्लीन में जाके ट्रैप्ड हो जाएगी, स्प्लीन पे लोड पड़ेगा तो स्प्लीन क्या हो जाएगा, लार्ज इन साइज। और लीवर भी कैसा हो जाएगा, साइज में लार्ज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हिपेटो स्प्लीनो मेगेली। मेगेली का वर्ड का मतलब ही होता है कोई भी ऑर्गन जो है अपनी साइज अपनी इंक्रीज कर लेता है। तो समझ में आ रहा है आपको ये साइज कैसे इंक्रीज करेगी अपनी अपनी। ठीक है, लीवर पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना बच्चों, इरिथ्रोपोइटिस हार्मोन होता है वो लीवर से सीक्रेट होता है, तो बार बार लीवर को स्टिमुलस जाएगा कि बार बार आरबीसी प्रोडक्शन करो, तो क्या होगा, लीवर पे भी लोड बढ़ रहा है तो लीवर भी अपनी साइज इंक्रीज करेगा। तो जो एब्डोमिनल पेन का जो कारण है जो ल्यूकेमिया में, वो किस वजह के लिए है, इस हिपेटोस्प्लीनोमेगेली। ठीक है, और ये सब रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पूरा रेशनल समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए चाइल्ड विद ल्यूकेमिया हैविंग नोजिया शुड बी ऑफर्ड। नोजिया हो रहा है उसको तो क्या अपन देना चाहेंगे, कोल्ड क्लियर फ्लूइड, लो प्रोटीन डाइट, या वार्म क्लियर फ्लूइड, या लो कैलोरी डाइट। बताइए बच्चों कि बच्चे को ल्यूकेमिया है और नोजिया सा फील हो रहा है तो उसको क्या देना चाहेंगे, बताओ। देखो बच्चों, उसको देंगे हम ठंडा क्लियर साफ फ्लूइड पानी, ठंडा। ठीक है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब नॉर्मल ठंडा। ये क्या होता है, बेटर होता है टॉलरेट, बेटर टॉलरेटेड ड्यूरिंग नोजिया। ठीक है, नोजिया के दौरान ये आराम से टॉलरेट कर सकता है पेशेंट इसको। ठीक है, तो यही अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसको ठंडा साफ पानी पिलाया जाए आराम से। ठीक है, नोजिया की क्या है, मिचली आना होता है, मिचली में क्या है कि जो ठंडा पानी है साफ पानी वो आराम से उसको इरिटेट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज प्रिविजर्स कैन बी गिवन टू ए चाइल्ड विद ल्यूकेमिया इफ नोजिया अकर्स। नोजिया है तो कौन सा क्या देंगे प्रिविजर्स। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑरेंज जूस, प्लेन वाटर, वीक टी, या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो बताइए, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि उसको क्या देंगे, कोल्ड प्लेन वाटर देंगे, यानी साफ सुथरा पानी देंगे उसको ठंडा। तो यहाँ हमारा एक ऑप्शन मैच कर रहा है, अपन क्या देंगे उसको, प्लेन वाटर नॉर्मल वाटर उसको देंगे ताकि उसको कोई इरिटेशन ना हो उसकी नोजिया में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहीं तक, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमने इसकी थ्योरी पढ़ी शुरुआत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू आर केयरिंग फॉर ए 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल का बच्चा है। ठीक है, विद एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक, ठीक है, लिम्फोसाइट who underwent a bone marrow transplant। ठीक है, to provide a safe effective care environment what would be included in a plan of care। में क्या उसका प्लान क्या ऐड किया जाएगा ना, इंक्लूड किया जाएगा। देखो ऑप्शन पढ़िए सभी ध्यान से,
Rectal temperature every 4 hourly to monitor for infection. Encourage the child to go to playroom to limit isolation. Use the egg or other pressure reducing. Insert a Foley's catheter to monitor output. बताइए बच्चों क्या आंसर जाएगा इसका? तो देखिए जो भी कोई भी वो होते हैं इन्वेजिव प्रोसीजर इसमें क्या करेंगे? अवॉइड करना है हमें, ठीक है। अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि इसको क्या है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। वैसे ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या नहीं? सारी WBC इसकी खराब है, इमेच्योर है, जल्दी से जल्दी इसको इन्फेक्शन का खतरा है, ठीक है। तो इसको क्या कहा है, मतलब अवॉइड करेंगे इन्वेजिव प्रोसेस, क्योंकि ब्लीडिंग के भी चांस है इसमें, क्योंकि प्लेटलेट्स वगैरह वो भी सब कम बन रही है, ठीक है। तो रेक्टल ये नहीं करेंगे हमें। प्ले रूम टू लिमिट आइसोलेशन, ठीक है। इंसर्ट फोलीज कैथेटर ये भी नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर होगा वो इसके साथ नहीं किया जाएगा। और मेंटेन तो करेंगे, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी हमको। तो हम कर यही सकते हैं कि बोन मेरो ये एक ही बेड पर लेटा रहेगा, तो क्या यूज ऑफ एग कैरेट और अदर प्रेशर रिड्यूसिंग मैटर्स, यानी इसको अच्छा सा बेड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इसको प्रेशर सोर होने से बचाया जाए। क्या प्रेशर सोर होने से इसको बचाया जाए, या बेड सोर होने का प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक 68 ईयर ओल्ड वुमेन डायग्नोज विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी प्लेटलेट्स काउंट कम है, ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा है, ड्यू टू एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। द नर्स शुड असाइन द पेशेंट। देखिए प्लेटलेट्स क्या है इसकी, कम है, यानी ब्लीडिंग के चांस है। इसमें क्या भी है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, यानी ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यानी कोई भी इन्फेक्शन इसको आसानी से अटैक कर देगा। तो देखिए इसको कौन सा रूम दिया जाए, टू ए प्राइवेट रूम सो शी विल नॉट इन्फेक्ट अदर पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। टू प्राइवेट रूम सो शी विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाय अदर पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। टू ए सेमी प्राइवेट रूम सो शी विल हैव स्टिमुलेशन ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन है बच्चों। टू ए सेमी प्राइवेट रूम सो शी विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स अबाउट हर इलनेस। देखो बच्चों सेमी प्राइवेट रूम इसको नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, दूसरे को से इफेक्ट हो जाएगी, इन्फेक्शन इसको बहुत जल्दी कैच करेगी, तो ये बहुत जल्दी बीमार हो जाएगी, हमारे लिए और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये ठीक होने आई थी हॉस्पिटल और ये और बीमार हो जाएगी। देखो ये दो ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा सटीक है। सो शी विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाय अदर पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स में भी तो इन्फेक्शन होता है, हम भी तो काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, हमारे भी तो इन्फेक्शन लगता है, तो हमसे भी तो ट्रांसमिट हो सकता है पेशेंट में। तो ये अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग prednisone in the treatment of acute leukemia in children that is able to। prednisone क्या है, स्टेरॉइडल ड्रग है, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, रिड्यूस इरेडिकेशन एडिमा, सप्रेस माइटोसिस इन लिम्फोसाइट्स, इंक्रीज एपेटाइट एंड सेंस ऑफ वेलबींग। देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होता है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, क्या होता है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, सेल डिवीजन। तो इसी को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, बोलिए प्रेडनिसोन, ठीक है। फिर इसी जब यही रुक जाएगा तो थोड़ी कंडीशन बेटर होगी पेशेंट की। तो क्या करेगा, ये सप्रेस माइटोसिस इन लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और मैंने लिम्फोल्यूकेमिया अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी,
नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट विथ ल्यूकेमिया इज रिसीविंग busulfan and allopurinol. Nurse tells patient that purpose of allopurinol is to prevent, बताइए, एलोपीसिया, वोमिटिंग, हाइपर यूरेसीमिया या नोजिया, इनमें से किसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं? एलोप्यूरिनोल। आपने और भी कई जगह पढ़ा होगा एलोप्यूरिनोल को, बताइए किस लिए देंगे हम इसको? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, हाइपर यूरेसीमिया। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि यूरिन में यूरिया जो है ज़्यादा हाइपर, इसकी जो हो जाती है, इसकी वैल्यूज जो होती है बहुत हाइपर हो जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है? हमने एक टेबलेट देते हैं एलोप्यूरिनोल। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? हाइपर यूरेसीमिया। अब बेटा ये हॉडकिन लिम्फोमा आ गया है, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है हमारी। तो आज हमने बच्चों अच्छे से समझा, क्या क्या समझा बताइए, तो रिवीजन करा देते हैं आपका। आज हमने देखा ल्यूकेमियास के बारे में, कंप्लीट देखा ल्यूकेमियास कैसे क्या होते हैं, एक्यूट, क्रोनिक, माइलोइड और लिम्फोइड। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पढ़ा हमने। ठीक है, हीमोफीलिया से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हमने नर्सिंग इंटरवेंशन भी पढ़े, प्रायोरिटीज भी पढ़ी, क्या ध्यान रखना है, ब्लीडिंग का ध्यान रखना है हीमोफीलिया में, और एस्प्रिन की टेबलेट नहीं देनी है, और क्या क्या पढ़ा बताइए। रिवाइज करिए सभी मेरे साथ। शार्प ऑब्जेक्ट्स को दूर रखना है, और उसको प्ले जो है वो कॉन्टेक्ट प्ले नहीं करवाना है, उसको स्विमिंग करवानी है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा आज की क्लास में। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, और इससे रिलेटेड जो ल्यूकेमिया का मैंने ब्लड और ये वाला बताया, ये सब मैंने पिछली क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में डाल रखा है, उनमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आप उनको जाके देखिए, कोई भी डाउट हो तो। और आपको जो भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और क्लास को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।